चलिए क्लास शुरू करें बेटा। हाँ सर। क्या पढ़ लिया था हमने? फ्लावर के बारे में चर्चा हो चुकी है। फ्लावर के बारे में चर्चा हो चुकी है। अपन फ्लावर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैं एक्चुअली में पूरी बात वापस से कहानी दोहराऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, आवर बीजी। आवर बीजी एंजियो मीन्स होता है कवर्ड और इसका मतलब होता है बीज। ये तो समझ में आ गया सबको? एंजियो मतलब है ना? यस सर। एंड इसका मतलब सीड, कटे हुए बीज जिनमें पाए जाते हैं वो पौधे कहलाते हैं आवर बीजी। इनमें बीज जो है फलों द्वारा ढके रहते हैं। बीज फलों द्वारा ढके हुए होते हैं। ढके रहते हैं। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मौसम की खराबी की वजह से। बीज फलों द्वारा ढके रहते हैं। इन पौधों के जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक बोलो कौन सी? और दूसरी वेरी गुड भाई। बीजाणुद्वीप जड़, तना और पत्तियों से मिलकर बना होता है। इसमें एक निश्चित समय के बाद फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, फिर फल आते हैं। फिर फल आते। फिर फल फल उस फल के अंदर क्या होते हैं? बीज। बीज स्वयं पोषी होता है, आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर मतलब अपने सारे काम स्वयं करता है, पोषण वगैरह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फुली और फुल मिच्योर होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये दो प्रकार के बीजाणु बनाता है। एक बनाता है लघु बीजाणु मतलब नर बीजाणु, और दूसरे बीजाणु बनाता है गुरु बीजाणु, मादा बीजाणु। गुरु बीजाणु, मादा बीजाणु। ये दोनों इसी के ऊपर बनते हैं। ये बनाता है ये वाला, ये दोनों बीजाणु द्वित बनाता है, क्योंकि इसका काम ही यही है बीजाणु बनाना। बीजाणु बनाने वाले को तो बीजाणु कहते हैं। दो तरह के बीजाणु बनाता है। इस बीजाणु से जब ये पक जाता है लघु बीजाणु, तो इससे बनता है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद। हाँ भाई। और जब ये पक जाता है इससे बनता है मादा युग्मकोद्भिद। अब युग्मकोद्भिद का क्या काम है मेरे बेटा? युग्मकोद्भिद का काम होता है युग्मक बनाना। इससे बनता है नर युग्मक, इससे बनता है मादा युग्मक, है ना भाई? एक बात याद रखिएगा, ये दोनों इस पर बनते हैं, इसके ऊपर बनते हैं बेटा, बीजाणुबीज के ऊपर। हाँ, बीजाणुबीज के ऊपर बनते हैं और पोषण भी इसी से लेते हैं। मतलब पूरी तरह से उस पर निर्भर होते हैं और ज्यादा टाइम तक जीते भी नहीं है, अल्पजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। अल्पजीवी का मतलब थोड़े टाइम तक जिंदे रहते हैं बस, और परजीवी होते हैं इस पर बीजाणुबीज पर, और एक बहुत छोटे से टाइम के लिए जीते हैं। मादा युग्मक बनाता है, नर युग्मक बनाता है। दोनों के मिलने से युग्मनक बनता है और युग्मनक से वापस क्या बन जाता है? ये बन जाता है पौधा, वापस बीजाणुबीज बन जाता है। मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए जीते हैं। इनका काम है बस नर युग्मक मादा युग्मक बनाना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई ये बातें? मैं है ना? फिर अपन ने चर्चा की थी, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अपन ने चर्चा की थी फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको फ्लावरिंग पुष्पीय पादप,
है ना भाई? पुष्पीय पादप कहते हैं साथियों। पुष्पीय पादप। हाँ, इनको पुष्पीय पादप कहते हैं। और ये पुष्पीय पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें टेस्टिंग टाइम के बाद पुष्प आता है, पुष्प आते हैं बेटा उसमें। अब पुष्प क्या कब आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी समझ लीजिए। ये बीजाणुद्भिद होता है, इसमें जड़ होती है, ये तना है, तने के ऊपर यहां देखिएगा ये परुसंधियां होती है परुसंधियां। हाँ सर। इन परुसंधियों से हाँ सर। निकलती हैं पत्तियां लगती हैं पत्ती। और इन्हीं से क्या निकलती है, डालियां निकलती, डाली, डालियां, शाखाएं, ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेज, ब्रांचेज। शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं पर भी परुसंधियां होती हैं, शाखा, और उन शाखाओं, उन परुसंधियों पर भी क्या आती है, पत्तियां आती है कि नहीं भैया? हाँ सर। समझ पा रहे हैं आप? नॉर्मल टाइम पे ऐसा होता है, पर जब जनन का टाइम आता है तब यहां से क्या होता है, ये शाखा के बजाय पुष्प कलिका निकलती है। पुष्प कलिका, ये डाली जो है रूपांतरित हो जाती है पुष्प कलिका में, ऐसे सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है। मतलब ये ऐसे हालात हो जाते हैं, ये इस तरह। ये देखो, ये परुसंधियां हैं, यहाँ पत्ती लग रही है और ये डाली निकलती क्यों यहाँ से, और डाली की जो ये परुसंधियां है पास पास आएंगी। देखो ये चारों परुसंधियां पास पास आ गई, साफ दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। परुसंधियां पास पास आ गई, इस पर भी पत्तियां लगी हैं, इस पर भी पत्तियां लगी हैं, इस पर भी पत्तियां लगी हैं और इस पर भी पत्तियां लगी हैं। जो सबसे नीचे वाली परुसंधि पर पत्तियां लगती हैं उन्हें बाह्य दल कहते हैं। उससे ऊपर वाली परुसंधि पर जो पत्तियां लगती हैं उन्हें दल कहते हैं। उससे दल, ऊपर वाली परुसंधि पर जो पत्तियां लगती हैं उन्हें पुंकेसर कहते हैं। उनके पुंकेसर, और सबसे ऊपर वाली परुसंधि पर जो पत्तियां लगती हैं स्त्री क्या केसर, बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री के। हाँ? स्त्री स्त्री केसर, केसर या जाया। अंडक। मतलब ये डाली ही, ये पर्रो ही काय में रूपांतरित हो जाता है पुष्प में। और क्यों हुआ रूपांतरण? रूपांतरण काय के लिए हुआ? जनन करने के लिए। मतलब पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है, पुष्प एक रूपांतरित शाखा है जिस पर पर्व और परुसंधियां पाई जाती हैं। प्रोफेसर गोते कहते हैं इस बात को। आ गया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ इसका डायग्राम अपन ने बना लिया था। अपन ने कहा था 4 भाग होते हैं, वो भी समझ लिया था। उसमें 4 महत्वपूर्ण भाग मैं एक बार और डिस्क्राइब कर रहा हूं। उसमें बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल होते फिर हैं, दल, दल होते हैं, दल। दल होते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर होता है और स्त्री केसर स्त्री होता है। केसर। स्त्री केसर या अंडक होते हैं। हाँ भाई, अंडक। स्त्री केसर या अंडक होते हैं। इनके समूह को पुमंग कहते हैं, इनके समूह को जायांश कहते हैं। जाए। हाँ भाई, इनके समूह को दलपुंज कहते हैं और इनके समूह को बाह्य दलपुंज। या दलपुंज। ये दोनों जनन में सीधे भाग नहीं लेते, डायरेक्ट भाग नहीं लेते, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। मतलब ये वजह बंदिया समझ के ना, हेल्प करते हैं उनकी। ये बंदियाग है, बंदियाग समझते हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये तो जरूर समझते हो आप। तो ये इसलिए इनको सहायक चक्र भी कहते हैं। पुष्प के सहायक चक्र, सहायक जननांग, मुख्य जननांग नहीं होते। सारे जना। उमंग, उमंग को नर जननांग कहते हैं। नर जननांग, नर जना। और जायांग को मादा मादा जननांग भी मादा कहते हैं। जना। फीमेल रिप्रोडक्टिव। इनको मुख्य, दोनों को मुख्य जननांग भी कहते हैं। मुख्य जननांग भी समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो अपन समराइज कर रहे हैं कल की जो परसों की क्लास हुई। पहले हम बात करते हैं नर
जननांग के बारे में। तो नर जननांग होते हैं, नर जननांग, और नर जननांग को क्या कहते हैं? उमंग, उमंग, उमंग। एंड्रोशियम क्या एंड्रोसियम, बोलते हैं? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, कैपिटल ए, इसकी जो इकाई होती है पुंकेसर, पुंकेसर। पुतंतु इकाई क्या पुंकेसर, होती है? इकाई, पुंकेसर, इसकी इकाई हम क्या कहते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर मीन्स स्टैम, स्टैम। जो पुंकेसर होता है एक रूपांतरित पत्ती ही है, सारे पत्तियां ही है, बाह्य दल, दल, कोमल, जायम, सब पत्तियां ही है। तो पुंकेसर भी एक रूपांतरित पत्ती है। इसके दो भाग होते हैं, देखो ये पत्ती है, इसका एक डंठल होता है पत्ती में नीचे, और ऊपर जो है इसका ऊपर का भाग माइक बंद करके अपना, जब जरूरत हो तब मैं पूछूं तब बोलो इसको। ये देखो भाई, ये पुंकेसर है, ये मॉडिफाई हो गया है लघु बीजाणु बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? लघु बीजाणु बनाने के लिए, है ना, रूपांतरित हो गया है जनन करने के लिए। अब देखो भाई, इसमें एक लंबा डंडा दिख रहा है, हाँ सर। लंबा डंडे को बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु, फिलामेंट, फिलामेंट पोतंतु, फिलामेंट, पुतंतु। और ये ऊपर फूला हुआ भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इस वाले भाग को कहते हैं परागकोश, परागकोश, कोश, एंथर, एंथर, परागकोश कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, हाँ सर, पिरामिड की पुतंतु और ये ऊपर का जो फूला हुआ भाग है परागकोश कहलाता है। नॉर्मली एक परागकोश में आपको दो पालियां दिखेंगी, दो पालियां, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। इसलिए जो परागकोश है ये परागकोश है जिसमें दो पालियां नजर आ रही है आपको, इस परागकोश को आप द्विपालित परागकोश कहोगे। क्या कहोगे? द्विपालित परागकोश। द्विपालित परागकोश, द्विपालित परागकोश कहेंगे। ओके, चलो बेटा, द्विपालित परागकोश समझ में आ गया क्या है? हाँ सर, जो प्रत्येक पाली होती है उसके अंदर भी दो बीजाणु धानियां पाई जाती है, दो परागधानी, एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। मतलब प्रत्येक पराग पाली के अंदर दो पराग पालियां होती हैं, प्रत्येक पराग पाली के अंदर दो परागधानियां होती हैं, परागधानियां। समझ में आ रही बात? प्रत्येक पराग पाली हाँ के सर, अंदर दो परागधानियां होती है, मतलब टोटल कितनी परागधानियां हो गई? चार चार, परागधानियां, है चार ना। परागधानियां, परागधानियों को बीजाणु धानियां भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर लघु बीजाणु बनेंगे। क्या कहेंगे उनको? बीजाणु धानियां। इसीलिए बीजाणुधान्य, इसको चतुर बीजाणु धानिक, चतुर बीजाणु धानिक परागकोश भी कहेंगे। मेरी बात समझ आई क्या? जो मैं लिखा हाँ हूं ना सर, बोर्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। द्विपालित परागकोश क्या मतलब इसका? परागकोश के अंदर दो पालियां पाई जाती है। दो पराग पालियां पाई जाती है। डायाथीकस, डायाथीकस, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। डायाथीकस, द्विपालित परागकोश, दो पराग पालियां हैं। चतुर बीजाणुधानी परागकोश का क्या मतलब है? चार परागधानियां या चार लघु बीजाणुधानियां होती है। आया समझ में? हाँ सर। और इसके अंदर यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या जो लघु बीजाणु बनाएंगी वो ठसाठस भरी रहती हैं। इनके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ ठसाठस भरी रहती है। देखो दिख रही है आप,
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ठसाठस भरी हुई है, क्योंकि वो क्या बनाएंगी? लघु लघु बीजाणु। बीजाणु बनाएंगे। तो 2 पराग वालियां, 4 लघु बीजाणु धानियां, और लघु बीजाणु धानियों के अंदर कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ सर। हाँ इसको सर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा, परागकोश का डायग्राम समझाऊंगा। इस परागकोश का टीएस काटेंगे अपन। बोलिए। सर एक बार दोबारा समझा रहा हूं। देखिएगा, ये नर जननांग को पुंगंग कहते हैं, और पुंगंग की जो प्रत्येक पत्ती होती है वो पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर में एक डंठल होता है, ये डंठल का, इस डंठल को तंतु कहते हैं। पूतंतु। फिलामेंट डायग्राम आपके नोट्स में आ गया होगा। नोट्स आप एनसीईआरटी के हैं तो बुक से बनाना भाई, ज्यादा बढ़िया वही है। नहीं समझ में आया तो समझने वाले डायग्राम में बनाना कोशिश करूंगा समझा करके। इसके ऊपर का जो भाग है फूला हुआ होता है, पर वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है, एक पाली और ये 2 पाली। देखो, ये जो ऊपर का जो फूला, दोनों पालियां बराबर होती है बेटा, ये बनते हैं छोटी बड़ी, ताकि दोनों बराबर होती है। ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग है, इसको क्या बोलोगे आप? परागकोश। परागकोश। एंथर। ये जो परागकोश है, इसमें कितनी पालियां हैं? 2 पाली। 2। 2 पालियों, 3 पालियां, एक 2 पराग पालियां हैं, और प्रत्येक पराग पाली के अंदर 2 बीजाणु धानियां हैं या पराग धानियां हैं? 2 बीजाणु धानियां। 2 है। देखो 4 हो गए ना? हाँ सर। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 लघु बीजाणु बीजाणु धानियां। धानियां। अनुधानिया। लघु बीजाणु धानियां हैं। लघु बीजाणु धानियों को परागधानियां भी कहते हैं। परागधानियां भी कहते हैं। कुछ लोग इन परागधानियों को परागकोश भी कहते हैं। परागकोष्ठ, कोष्ठ है, ये कोश है, ठ है। आपको लघु बीजाणु धानियां, परागधानियां कहना। ये जो लघु बीजाणु धानियां हैं, इनके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु बनाने वाली कोशिकाएं ठसाठस भरी रहती हैं। ये रही, ये भरी। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। आ गया सर। तीन वाले परागकोश और लघु बीजाणु गानिक परागकोश, क्लियर है ये बातें? हाँ सर। हाँ अब एक सर। होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। ऐसा कौन सा कुल है जिसके पौधों में परागकोश सिर्फ एक पाली का बना होता है? ढूंढ के लाइएगा उसको। कौन सा कुल है जिसका परागकोश सिर्फ एक पाली का बना होता है? उसे एक पालिक परागकोश कहते हैं। उसमें 2 बीजाणुधानियां होती हैं, द्विबीजाणुधानिक परागकोश कहते हैं। ओके, ये होमवर्क है आपके लिए, आप ढूंढ के लाइएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मजा आएगा। नहीं आएगा तो मैं जवाब दूंगा। हटा दो उसको। हाँ सर। नोट रोज का रोज उतारिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब मैं परागकोश जो था, मान लीजिए ये परागकोश है, ये परागकोश है। इस परागकोश का यहां से काट रहा हूं, हटा दूं, ऐसे काट रहा हूं। ऐसे जब हम किसी लंब अक्ष के समकोण पर काटते हैं तो इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुप्रस्थ काट। मैं यहां से अनुप्रस्थ काट काट रहा हूं, उसका ऊपर का भाग हटा दूंगा। तो जब अनुप्रस्थ काट काटूंगा तो आप इसके अंदर का दिखेगा ये परागकोश, इसको बोलेंगे परागकोश का अनुप्रस्थ काट संरचना, और वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। समझा दूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, परागकोश
परागकोश का अनुप्रस्थ काट सोचना समझाने वाला हूं मैं आपको। जब अब देख लेना, आप दिमाग में बिठा लीजिए मैं क्या समझा रहा हूं। ये परागकोश था, मैंने इसको कहां से काटा? यहां से ऊपर का भाग हटा दिया कट के। जैसे टमाटर हो, टमाटर को मैंने आधा काट दिया, समझाता हूं एक मिनट। मान लीजिए देख रहे हो आप, अब मैं इसको यहां से काट रहा हूं, काट दिया अनुप्रस्थ समकोण से, लंब अक्ष के समकोण से काट दिया। अब ये जो दिख रहा है आपको सामने का पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यूं समझिएगा ये काल्पनिक, यही परागकोश है। परागकोश को ये दिखेगा आपको, चाहिए ये परागकोश ऐसे दिखेगा आपको, परागकोश ये चीजें देखनी है आपको। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। सर ठीक। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब वो सामने से जो दिख रहा है आपको अनुप्रस्थ काट में, वो दिख रहा है आपको, ऐसा दिखता है वो। इस तरह समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ये टीएस है, सामने से ऊपर से काट दिया आपने आधा, फिर दे गए। यह परागकोश है, चार कोने नजर आ रहे हैं आपको, सबसे बाहर की लेयर नजर आएगी, मैं आपको चार करके बता रहा हूं। सब जगह होती है, आप डायग्राम में देख लेना। सबसे बाहरी परत दिख रही है आपको, ये सबसे बाहरी परत है। ये परत एक स्तरीय होती है, एक स्तरीय होती है, एक स्तर होता है इस तरह से। सब जगह होगी बेटा, ये सब जगह ये जो परत है ये एक स्तरीय होती है, और इस परत को कहते हैं बाह्य त्वचा। इसको बोलेंगे अधिचर्म। अधिचर्म चारों तरफ होती है बेटा, ये यहां से लेकर के यहां 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 चारों तरफ होती है बेटा, चारों तरफ होती है। इस लेयर पूरे परागकोश को कवर किए रहती है, और इसका काम होता है सुरक्षा प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नाउ इसके अंदर एक और परत होती है, जस्ट अंदर, सब जगह पर होती है, सब जगह पर होती है। इस परत को आप ध्यान से देखिएगा, इस परत ये जो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ होती है, अधिचर्म के जस्ट नीचे अंदर की तरफ होती है, इसकी कोशिकाएं इस तरह से होती है, अरीय रूप से दीर्घित होती है। सब जगह नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, अपने डायग्राम मैंने उसमें बना दिया। अरीय रूप से दीर्घित होती है। अरीय रूप से दीर्घित का मतलब होता है कि ऐसे आयताकार नहीं होती, बल्कि ऐसे ऐसे होती है, मतलब चौड़ी ज्यादा है लंबी कम है, ऐसी होती है, चौड़ी ज्यादा लंबी कम। जैसे ये तो आयताकार है, इसमें देखो ऐसी नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है, अरीय रूप से दीर्घित होती है, ऐसी ऐसी होती है, खंभाकार पिलर शेप होती है, अरीय रूप से दीर्घित होती है, इस तरह की होती है खंभाकार कोशिका, ठीक है। और इसकी जस्ट नीचे होती है, इसकी जो ये दीवारें हैं, अरीय भित्तियां दिख रही हैं आपको, अरीय भित्तियां, अरीय मतलब बीच की,
इन भित्तियों पर और अंदर वाली भित्तियों पर देखो आप, अरे ये भित्तियां, अरे ये मतलब दो के बीच की भित्तियां, दो कोशिकाओं के बीच की भित्तियां, ये भी हरी है और ये अंदर वाली भित्ति है, ये भी हरी भित्ति है, ये अंदर वाली भित्ति है। देखो हरी भित्तियों और अंदर वाली भित्तियों पर एक पदार्थ जम जाता है, उस पदार्थ का नाम है केलोस। केलोस, केलोस नाम का पदार्थ जम जाता है, ठीक है। और केलोस नाम का जो पदार्थ है उसके कारण ये अरीय और आंतरिक भित्तियां बहुत मोटी और मजबूत हो जाती है, बहुत मोटी और मजबूत हो जाती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा इन दीवार में आपको कुछ रेशे भी नजर आएंगे, इस तरह के रेशे। ये रेशे जो है, ये रेशे अल्फा सेलुलोज के रेशे कहलाते हैं, अल्फा सेलुलोज। अब अल्फा बीटा सेलुलोज ये क्या होते हैं, ये आपने 11वीं में पढ़े हैं, 11वीं पढ़े हैं। अल्फा सेलुलोज, बीटा सेलुलोज आपने पढ़े होंगे, बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोज और बीटा ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है, यहाँ पे 11वीं में पढ़े होंगे। अल्फा सेलुलोज के रेशे इसकी दीवार में पाए जाते हैं, ये जो कोशिकाएं की दीवार में पाए जाते हैं, ये अल्फा सेलुलोज के रेशे आर्द्रताग्राही होते हैं बेटा, आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल से नमी को सोखते हैं, वायुमंडल से नमी, है ना। ये अल्फा सेलुलोज के रेशे वायुमंडल से इसको सोखते हैं, नमी को सोखते हैं। और एक केलोस परत इसको क्या बनाती है, मजबूत, दृढ़ बना देती है इन कोशिकाओं को। हाँ, इस परत को कहते क्या है, जो बाह्य त्वचा के जस्ट अंदर होती है, उस परत को कहते क्या है, इस परत को कहते हैं बेटा एंडो, बोलो क्या कहते हैं, एंडोथीलियम, एंडोथीसियम, 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 थीसियम। उनको हिंदी वालों को नाम बनाना नहीं आया तो उन्होंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी मिला दी, एंडोथीसियम बोलते हैं। हिंदी में अगर नाम वास्तव में बनेगा तो इसका हिंदी में जो नाम बनता है वो होता है अंतःस्तर, अंतःस्तर। पर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो मैं यही लिखाऊंगा, एंडोथीसियम सही नाम है, एंडोथीसियम याद रखना। एंडोथीसियम, अंतःस्थिसियम भी बोलते हैं हिंदी में। अंतःस्थिसियम की खास बातें समझ में आ गई आपको कि इसकी कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, मतलब समझ गए आप, अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, ऐसी खंभाकार। इनकी जो अरीय और आंतरिक भित्तियां होती हैं उन पर क्या जमा होता है, केलोस परत जमा होती है, और उनकी दीवार में अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं जो इसको क्या बना देते हैं, आर्द्रताग्राही बना देते हैं। आर्द्रताग्राही होने से क्या फायदा है, आर्द्रताग्राही होने से फायदा ये है मेरे बेटाओं कि इस आर्द्रता, ये क्या करती है, आर्द्रताग्राही होने के कारण ये जो है वायुमंडल से नमी को सोखती है। जब सोखेगी तो परागकोश फूलेगा, और परागकोश फूलेगा तो फटेगा, मतलब ये जो परत है परागकोश के स्फुटन में हेल्प करती है। इसमें हेल्प करती है, क्या कार्य हुआ भाई, परागकोश के स्फुटन, परागकोश के फूटने में हेल्प करती है, स्फुटन। याद रखना, इसका अधिचरण का क्या कार्य था, सुरक्षा, और इसका क्या काम हुआ, स्फुटन। स्फुटन मतलब परागकोश का फूटना, हाँ सर, फूटना। एक और बात बताना चाहूंगा कि परागकोश में ये जो दीवार, ये कोशिकाएं हैं, एंडोथीसियम की कोशिकाएं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर न तो अल्फा सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं, न ही केलोस परत पाई जाती है। देखो ये स्थान आप अपने डायग्राम में देखना, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, ये वाले सब जगह हैं, ये सब जगह हैं। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिखेंगे आपको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी दिखेंगे। पर ये कुछ स्थान ऐसे आ गए देखो जहां पर नहीं होंगे, बाकी देखो फिर आ गए यहाँ पर,
यहाँ पर एल्फा सेलुलोज के रेशे भी आ गए, फिर एलोस परत भी आ गई, सब जगह होंगे। बस ये एक जगह दिख रही है आपको, ये वाली, ये जगह या नहीं है, ना तो केलोस परत है ना अल्फा सेलुलोज के रेशे। आप डायग्राम में देखना समझ में आएगा। बाकी सब जगह यहाँ भी होंगे, यहाँ 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 सब जगह है बेटा, सब जगह है। और एक और जगह ये है, यहाँ भी नहीं होते, इस जगह भी नहीं होते, इस जगह भी नहीं होते, दो जगह पर नहीं होते, इन जगहों पे नहीं होते। और इसलिए जब वो परागकोश नमी सोखता है तो ये नमी कमजोर रहती है, डिवाइड ये कमजोर होती है ना, तो परागकोश इन जगह से फट जाता है, इस जगह से, कहां से फटता है परागकोश, क्योंकि ये कमजोर होती है। इन पर न तो अल्फा सेलुलोज के रेशे हैं, ना ही केलोस परत। भाई मान लो जैसे शियाराम है, शियाराम के पास प्रोटेक्शन है, और शियाराम ने तो पता है कि भाई मुंह तो ना हारू कोई से भी, मैं किसी से नहीं हारूंगा, तो शियाराम ने क्या किया कि लड़ाई मोल ले ली, क्योंकि उसको पता है मैं तो हारूंगा नहीं। इन कोशिकाओं ने क्या किया, क्योंकि ये मजबूत थी, इन्होंने पानी सोख लिया, लड़ाई मोल ले ली। पर मान लो शियाराम के साथ इसके दोस्त भी चले गए, बेचारा एक पतला दुबला एक दोस्त था कोई, शियाराम तो क्या है लड़ लड़ा के भाग गया या इधर उधर निकल लिया, और इसका पतला दोस्त जो था ना वो पिट गया बेचारा। क्यों पिट गया, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये वो पतले स्थान ही है, इन्होंने तो सह लिया उस पानी के दबाव को, क्योंकि कोशिकाएं पानी आते हैं फूलेगी, ये स्थान तो सह लेते हैं, बाकी जगह तो ये दो स्थान है जो नहीं सह पाते। इन दोनों स्थानों को स्फुटन स्थल कहते हैं, यहीं से परागकोश फूटता है, स्फुटन स्थल। लाइन ऑफ डीसेंस, लाइन ऑफ डीसेंस, इस डीसेंस का मतलब होता है स्फुटन, यहीं से परागकोश फूटता है, ये जगह। और इस स्थान पर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ओस्टियम कोशिकाएं कहते हैं, ओस्ट कोशिकाएं। ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इस परत का काम समझ में आ गया आपको? हाँ सर। आ गया चलो सर। वेरी गुड, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओहो लाइट गई मेरी। आज की चर्चा को अपन यही विराम दे देते हैं, ठीक है सर। है ना? कल चर्चा करेंगे। थैंक ओके, यू आज मौसम खराब है, शेष चर्चा करो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय। थैंक यू सर।